हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स को। तो नॉन टैरिफ बैरियर जो है और टैरिफ बैरियर, ये सब दोनों जो है वो ट्रेड बैरियर्स के अंडर आता है। और ये जो ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, टैरिफ बैरियर क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ट्रेड बैरियर्स। तो ट्रेड बैरियर्स मतलब ट्रेड बैरियर्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है? यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करती है। अब इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो क्या लगाती है, इंपोर्ट पे टैक्स लगाती है। ठीक है, ताकि जो भी इंपोर्ट होके गुड्स हमारी कंट्री में आए वो महंगे आए। और यहाँ पे इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाने से डोमेस्टिक फर्म को क्या होता है, फायदा होता है। डोमेस्टिक फर्म को क्या होता है, फायदा होता है। बट जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक फर्म बना के देती है, उससे वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को महंगे पड़ जाते हैं। तो ये ट्रेड बैरियर होता है। अब उसके अंदर टैरिफ बैरियर सबसे पहला पार्ट था, टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर जो है ये इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस को अफेक्ट करता है। यहाँ पे हम टैक्स लगाते हैं इंपोर्टेड गुड्स पे। ठीक है, और टैरिफ बैरियर से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। अब जो नॉन टैरिफ बैरियर है ये क्या है? अब जो नॉन टैरिफ बैरियर है ये इंपोर्टेड गुड्स की क्वांटिटी को अफेक्ट करता है। इंपोर्टेड गुड्स की क्वांटिटी को अफेक्ट करता है कि इतना ही गुड्स हमारी कंट्री में आ सकता है। इस तरीके से नॉन टैरिफ बैरियर जो है क्वांटिटी को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर से गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्या है, पूरा हम कवर करने वाले थ्योरी पोर्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। The measures which are used other than tariff to restrict imports get collectively referred to as non-tariff barrier। अब टैरिफ के अलावा जो कोई भी मेजर हम यूज करेंगे इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने से क्या होता है, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिलता है। और ये इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने का ये क्या है, डायरेक्ट मेजर है। अब जो नॉन टैरिफ बैरियर है ये क्या है, इट रेफर्स टू एनी मेजर्स अदर देन टैरिफ, कस्टम टैरिफ दैट रेगुलेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इनटू ए कंट्री। ये रेगुलेट करता है। अब जो नॉन टैरिफ बैरियर होता है इसमें कंडीशंस रखी जाती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये नॉन टैरिफ बैरियर होता है जो रेगुलेट करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। और यहाँ पे ये टैरिफ बैरियर लगाने से, नॉन टैरिफ बैरियर लगाने से प्रोटेक्शन मिलता है लोकल इंडस्ट्रीज को। अब इसके अंदर क्या क्या आएंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कोटास आते हैं, इम्बार्गोस जिसमें कंप्लीट बैन लगा दिया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लाइसेंस होते हैं, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट होते हैं। तो ये सब कुछ हम वन बाय वन करने वाले हैं। सबसे पहला है कोटास। टाइप्स देख रहे हैं हम नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहला है कोटास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोटास के अंदर न्यूमेरिकल लिमिट्स होती है कि कितना नंबर ऑफ गुड्स हम इंपोर्ट करा सकते हैं अपने कंट्री के अंदर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है कि इतना ही नंबर ऑफ गुड्स जो है वो इंपोर्ट होके आ सकता है एक स्पेसिफिक पीरियड में कंट्री के अंदर। तो न्यूमेरिकल लिमिट्स लगाना या क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाना, उसको हम बोलते हैं क्या, कोटा। अब जो भी क्वांटिटी मंगानी होती है वो लाइसेंस में ऑलरेडी मेंशन होती है इंपोर्टर के। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला है कि हम ये एक स्पेसिफिक पीरियड में अपने कंट्री के अंदर 1000 गुड्स ही मंगा सकते हैं। ठीक है, और अगर 1000 से ज़्यादा मंगा लिया तो इंपोर्टर को क्या पे करना पड़ेगा, इंपोर्टर को पे करनी पड़ेगी पेनल्टी। जितना लाइसेंस में मेंशन है उससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी मेंशन होती है लाइसेंस में। एन इंपोर्टर मस्ट पे पेनल्टी इफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एक्सीड द वन स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस। लाइसेंस में जितना दिया है अगर उससे ज़्यादा मंगाया तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और इस सिस्टम में क्या होता है, कंट्री एडवांस में फिक्स करके रखती है लिमिट ऑफ इंपोर्ट क्वांटिटी, की इंपोर्ट क्वांटिटी की लिमिट क्या होगी कमोडिटी की, दैट वुड बी परमिटेड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम वेरियस कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। ठीक है, कि एक गिवन पीरियड में
अलग अलग कंट्री से हम कितना इंपोर्ट जो है वो कराएंगे, उसकी क्वांटिटी को फिक्स करना, लिमिट करना, ये कहलाता है कोटास। अब कोटास को डिवाइड किया गया है फॉलोइंग कैटेगरीज में। अब इसमें भी देखो, सबसे पहले है टैरिफ कोटा। अब देखिए टैरिफ आ गया, तो टैरिफ आ गया तो मतलब क्या है, ये यहाँ पे प्राइसेस भी है और कोटा का मतलब क्वांटिटी भी है, तो यहाँ पे दोनों टाइप के रिस्ट्रिक्शंस है। अब देखिए ये होता कैसे, देखिए एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी अगर हम इंपोर्ट्स कराते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी जब इंपोर्ट्स होती है तो वो ड्यूटी फ्री रेट पे होगी या रिड्यूस रेट पे होगी। अब जैसे कि एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी डिसाइड की है कि 1000, तो या तो वो ड्यूटी फ्री पे है या तो वो रिड्यूस रेट है, या 1% 2% एकदम कम रेट पे उसकी इंपोर्ट ड्यूटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी भी है और ड्यूटी भी लगा रहे हैं हम, तो दोनों है, तो यहाँ पे ये कहलाता है टैरिफ कोटा, क्योंकि इसके अंदर टैरिफ और इंपोर्ट कोटा दोनों के फीचर कंबाइन है। अब देखिए स्पेसिफाइड क्वांटिटी के ऊपर अगर इंपोर्ट कराया गया तो जो रिड्यूस रेट है वो रिड्यूस रेट ना लग के हायर रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लग जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टैरिफ और कोटा दोनों के फीचर है। यूनिलैटरल कोटा में क्या होता है, द टोटल इंपोर्ट क्वांटिटी इज फिक्स, टोटल इंपोर्ट क्वांटिटी जो है वो फिक्स की जाती है विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद द एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्री से हम कंसल्टेशन नहीं करते हैं, हम अपने आप मतलब हमारी कंट्री जैसे इंडिया है वो तो इंपोर्ट क्वांटिटी फिक्स कर देगी और सामने वाली कंट्री से कंसल्टेशन नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक कंट्री डिसाइड करती है, तो ये क्या होता है, यूनिलैटरल कोटा होता है। बायलैटरल कोटा में क्या होगा, दोनों कंट्री जो है आपस में निगोशिएशन करके कोटास को फिक्स करेंगी, ठीक है। Here the quotas are fixed after negotiation between the quota fixing importing country and exporting country, दोनों मिलके negotiation करके कोटास को फिक्स करेंगे। ये बायलैटरल कोटा होता है। मल्टीलैटरल कोटा में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंट्री एक साथ आके फिक्स करेंगी कोटा कि हर एक कंट्री में कितना होना चाहिए, तो ये हो गया मल्टीलैटरल कोटा। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर टाइप्स में वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेल्फ इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे ये खुद से लगाया गया ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। वेयर बाय एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री जो कंट्री भेज रही है गुड्स, ठीक है, वो कंट्री यहाँ पे लिमिट लगा रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर दैट इट कैन एक्सपोर्ट टू अ स्पेसिफिक कंट्री और रीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया है, वो खुद से लिमिट लगा रही है कि इतने ही नंबर ऑफ गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करेगी एक स्पेसिफिक कंट्री को, ठीक है, वो एक इतने ही नंबर ऑफ गुड्स जो है भेजेगी दूसरी कंट्री को, तो ये एक्सपोर्टिंग कंट्री लगा रही है, याद रखना एक्सपोर्टिंग कंट्री लगा रही है। और ये एक्सपोर्टिंग कंट्री क्यों लगाती है, अंडर रिक्वेस्ट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री, इंपोर्टिंग कंट्री रिक्वेस्ट करती है कि आप जो ये गुड्स भेज रहे हो हमारी कंट्री में, आप अपने आप ही क्या लगाओ, रिस्ट्रिक्शन लगाओ, ठीक है। तो ये क्यों होता है, बेसिकली यही होगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना चाहती होगी इंपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, इसके लिए एक्सपोर्टिंग कंट्री को ही रिक्वेस्ट कर देते कि आप अपनी तरफ से ही रिस्ट्रिक्शन लगा के भेजो गुड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो VER लगाया जा रहा है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट लगाया जा रहा है, इससे क्या होता है, एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्री जो गुड्स भेज रही है वो अवॉइड कर सकती है टैरिफ और कोटा इम्पोज बाय इंपोर्टिंग कंट्री। अगर वो खुद से नहीं लगाती तो इंपोर्टिंग कंट्री लगा लेती, ठीक है ना। अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया वो भेज रही है कोई गुड्स, अगर वो ये ना लगाए VER तो सामने वाली कंट्री लगा देगी, टैरिफ लगाएगी या कोटा लगाएगी, ठीक है। तो अगर ये VER खुद से लगा के भेज रही है एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो सामने वाली कंट्री के कोटा और टैरिफ को वो अवॉइड कर सकती है। और VER लगाएंगे तो एक तो कोटा टैरिफ को अवॉइड कर सकते हैं दूसरी कंट्री के, साथ ही साथ एक डिग्री ऑफ कंट्रोल भी उनके पास होगा बाय सेटिंग देयर ओन रिस्ट्रिक्शन, खुद का रिस्ट्रिक्शन सेट करने का। तो VER ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ये एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाती है अंडर रिक्वेस्ट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स टू ट्रेड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट इम्पोज करती है कॉम्प्लिकेटेड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स। प्रोसीजर का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ लीगल वर्क होता है, जिससे कि ना पूरा प्रोसेस जो है इंपोर्ट कराने का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत ही स्लो हो जाता है, और इससे इंपोर्टर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी को कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव कस्टम प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है शिपिंग कराते समय प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। और यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि कंट्री जो है वो डेजिग्नेट करती है कुछ ऐसे पोर्ट्स को जहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर वर्क्स भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफ़ी लीगल वर्क्स होते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है और यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है जिसकी वजह से, और साथ ही साथ इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स होने में काफ़ी अड़चने पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स टू ट्रेड जो है वो लगाए जाते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं और यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होने के साथ साथ ये एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं इंपोर्टर को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब देखिए लोकल कंटेंट से ही समझ में आ रहा है कि जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें लोकल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। हमारे कंट्री में जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो भी कंटेंट होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, उसका उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कंटेंट लगेगा उसका कुछ पोर्शन जो है वो हमारी कंट्री का ही होना चाहिए। इन सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, वो प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कंटेंट लगेगा वो कंटेंट का कुछ पोर्शन जो है, कुछ पोर्शन में बोल रही हूँ, कुछ पोर्शन जो है वो हमारे कंट्री का ही होना चाहिए। अब देखिए इससे क्या होगा कि वो कंटेंट मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हम उसका कुछ पोर्शन अपने कंट्री से ले रहे हैं, तो इससे अपने कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। अगर ऐसा न करके, ठीक है, अगर हम ये लोकल कंटेंट को ना फॉलो करें और बाहर से इंपोर्ट कराए रॉ मटेरियल, तो जो गुड्स बन के आएगा वो तो सस्ता बन के आएगा और अपने कंट्री के कंज्यूमर को सस्ता पड़ जाएगा। बट अगर हम लोकल कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं गुड्स को बनाने में उसका कुछ पोर्शन अपनी कंट्री का होगा, तो जो गुड्स फाइनली बन के आएगा वो भी क्या होगा, थोड़ा महंगा होगा। तो वो गुड्स जो बन के आएगा वो महंगा पड़ जाएगा कंज्यूमर को। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं द लीगल स्टिपुलेशन दैट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गुड और सर्विसेज बी सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर इन द डोमेस्टिक मार्केट, अपने कंट्री का यूज करना है, ठीक है। अ लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट डिमांड दैट सम स्पेसिफिक फ्रैक्शन ऑफ गुड बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। वही जो मैंने आपको बताया वही है कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट डिमांड करता है कि कुछ पोर्शन जो है उस गुड्स के अंदर, जो भी गुड बना रहे हैं उस गुड्स का कुछ पोर्शन जो है उस गुड्स का कुछ पोर्शन है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। जो भी इसमें रॉ मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हैं वो अपने कंट्री का होना चाहिए। When increasing local content requirement, the demand for a domestic raw material increase. Of course, अगर हम local content requirement को increase कर रहे हैं तो अपने country के raw material की demand बढ़ जाएगी, मतलब अपने country में जो producers हैं, domestic producer raw material supply कर रहे हैं उनको भी फायदा हो जाएगा, ठीक है, और इससे jobs भी create होंगे, ठीक है, और income भी आएगी home market at a home, क्योंकि हम imports नहीं करा रहे हैं इसलिए। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट बेनिफिट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बट कंज्यूमर फेस हायर प्राइसेस, जो मैंने बताया, ठीक है, जो फाइनल गुड्स बन के आएगा वो थोड़ा महंगा होगा। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंस। अब देखिए लाइसेंस में क्या है कि हमने देखा था कि कितना गुड्स मंगाना होता है वो लाइसेंस में मेंशन होता है, ठीक है। अगर लाइसेंस में मेंशन है कितनी क्वांटिटी वो गुड्स हम मंगा सकते हैं, उससे ज़्यादा मंगाते हैं तो पेनल्टी पे करनी पड़ती है, हमने प्रीवियस पॉइंट्स में देखा था, कोटास में देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इम्पोर्टर हैव टू अप्रोच लाइसेंसिंग अथॉरिटी, इम्पोर्टर को लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास अप्रोच करना पड़ेगा फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट सर्टन कमोडिटीज, ठीक है। अगर उसको कमोडिटी को क्या कराना है, इंपोर्ट कराना है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से सबसे पहले क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा।
अब उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज उसको मिलेगा इंपोर्ट के लिए, वो लाइसेंस के अगेंस्ट में मिलेगा, ठीक है। अब जो वो इंपोर्ट कराएगा तो उसके बदले में उसको फॉरेन एक्सचेंज तो पे करना होगा और वो लाइसेंस के अगेंस्ट में मिलेगा उसको। अब यहाँ पे लाइसेंस, ये इंपोर्ट लाइसेंस की प्रैक्टिस बहुत सारे कंट्रीज में की जाती है, ठीक है। और दिस मेथड इज यूज टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इम्बार्गो। इम्बार्गो का मतलब है कंप्लीट बैन लगा देना, ठीक है। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है इम्पोजिंग अ ट्रेड बैरियर, कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन वन और मोर प्रोडक्ट विद ए पर्टिकुलर कंट्री। एक पर्टिकुलर कंट्री में एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लीट बैन लगा देना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, वो कहलाता है इम्बार्गो। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट स्टैंडर्ड्स। देखिए स्टैंडर्ड्स में क्या है कि एक कंट्री जो है समझो फिक्स कर लेती है कि सामने वाली कंट्री से जो हम इंपोर्ट कराएंगे वो गुड्स में कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो यहाँ पे अपनी कंट्री फिक्स करेगी, ठीक है। अगर वो सामने वाली कंट्री जो प्रोडक्ट भेज रही है वो हमारे स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल मैच नहीं करती तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे, मैच करती है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से होता है। इंपोर्टिंग कंट्री मतलब क्या, जैसे हमारी कंट्री है वो कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखती है। अब सामने वाली कंट्री जो भेज रही है प्रोडक्ट, अगर वो हमारे स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट करेगी कंट्री के, तो उस गुड्स को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लेबलिंग। अब देखिए कुछ कंट्रीज होती हैं वो बोलती है कि प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, स्पेसिफिक लेबलिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट पे, तो उसका ध्यान रखो। तो प्रोडक्ट लेबलिंग की भी एक रिक्वायरमेंट रख दी है हमने। नेक्स्ट है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। अब देखिए पैकेजिंग रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी होती है। तो कुछ कुछ नेशंस ये भी बोलती हैं कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैकेजिंग ही चाहिए गुड्स की। अब जो पैकेजिंग का मटेरियल होना चाहिए वो रिसाइकलेबल होना चाहिए, ऐसा यूरोपियन यूनियन इंसिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में क्या पॉइंट में बात की गई है कि इंपोर्टर को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले सप्लायर के साथ ये देख लेना है कि उसके पास एडुकेट फॉरेन एक्सचेंज है या नहीं, ठीक है। ये इसमें पॉइंट्स में कहा गया है, इंपोर्टर हैज टू इंश्योर दैट एडुकेट फॉरेन एक्सचेंज इज अवेलेबल फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग क्लियरेंस फ्रॉम एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटीज। तभी उसको क्या मिल पाएगा, क्लियरेंस मिल पाएगा। अगर उसके पास एडुकेट फॉरेन एक्सचेंज होगा तो इंपोर्ट्स के लिए, तभी उसको क्या मिल पाएगा, बाय ऑब्टेनिंग अ क्लियरेंस फ्रॉम अ एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी, तभी इसको क्लियरेंस मिल पाएगा एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी के पास से, ठीक है। और ये सब उसको पहले ही देख लेना है सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने से पहले, ठीक है, कि उसके पास एडुकेट फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है या नहीं, तभी उसको क्लियरेंस मिलेगा। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। इसमें से कौन सा जो है वो नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर है। नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर, कोटास, इंपोर्ट बैन, एक्सपोर्ट कंट्रोल, एंटी डंपिंग लॉ। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा कोटास। ये क्या है हमारा, हमने नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर इसको पढ़ा है कोटास को, जहाँ पे न्यूमेरिकल लिमिट्स जो है वो सेट कर दी जाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इम्बार्गो, सेकेंड कोटा, थर्ड ट्रेड रिस्ट्रेंट, फोर्थ इंपोर्ट टैरिफ। तो क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से तो टैरिफ तो ये आएगा ही नहीं। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट में हमने देखा था एक्सपोर्टिंग कंट्री लगा रही है अंडर रिक्वेस्ट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री, तो ये भी नहीं आएगा। इम्बार्गो में तो कंप्लीट बैन लगा दिया जाता है, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कोटा। अब देखिए मैच कराना है, पहला है यहाँ पे लिस्ट 1 में टैरिफ, इंपोर्ट कोटा, लोकल कंटेंट लॉ, लोकल ऑपरेटिंग लॉ, स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, बॉयकॉट। तो यहाँ पे टैरिफ के सामने अब यहाँ पे लिस्ट 2 आइटम दिया है। अब देखते हैं लिस्ट 2 में क्या क्या है। लिस्ट 2 को अगर हम पढ़ते जाएंगे ना, एक दो भी पढ़ लेंगे तो पूरा मैच हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अ रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द पोर्शन ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट्स कंपोनेंट एंड लेबर दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड इंपोर्टिंग कंट्री। इंपोर्टिंग कंट्री मतलब जो मंगाने वाली कंट्री है, उस वो जो है वो प्रोडक्ट बनाने में जो भी कंपोनेंट्स यूज करेगी, लेबर यूज करेगी, वो अपनी कंट्री का होना चाहिए और एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में। ये रेगुलेशन हमने किस में देखा था, ये रेगुलेशन हमने देखा था लोकल कंटेंट लॉ में। तो सी का क्या आएगा, सी का फर्स्ट आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ही देख लेते हैं। सी का फर्स्ट देखो 3 ऑप्शन है, तो पहला वाला तो कट जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टैक्स इम्पोज ऑन अ प्रोडक्ट इंटरिंग ए कंट्री एंड यूज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड रेज रेवेन्यू। तो ये हमारा क्या जाएगा टैरिफ में। तो यहाँ पे ए का सेकंड देखना है अपने को, ए का सेकंड, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, इतना 1 2 भी पढ़ेंगे तो पूरा हो जाता है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको देख लेते हैं बाकी का भी। A requirement that a product contain or exclude certain ingredients or that it be tested and certified as a meeting certain restrictive standards। तो ये हमारा आएगा यहाँ पे होता है ना कि हाँ ये हमारे स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए, सामने वाली कंट्री जो गुड्स भेज रही है वो स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए, और स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आएगा यहाँ पे ई का थर्ड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, लिमिटिंग अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट कैन बी ब्रॉट इनटू ए कंट्री एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड ब्रॉडनिंग एक्सेस टू द मार्केट। तो ये कोटा आ जाएगा, लिमिट करना होता है। अ रिफ्यूजल टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी और कंट्री, रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूजल टू बाय प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा बॉयकॉट में। और लोकल ऑपरेटिंग लॉ क्या है बोलता है, इसका एक ही बच गया, कॉन्स्टेंट ऑन हाउ और व्हेन रिटेलिंग कैन बी कंडक्टेड, तो इसका ये लग जाएगा। ठीक है, 1 या 2 भी पढ़ेंगे ना तो भी पूरा मैच हो जाता है, जो अच्छे से पढ़ के जाएगा उसको समझ में आ जाएगा वहाँ पे एग्जाम में। तो यहाँ पे वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।